नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य के घर आज एसीबी की टीम जयपुर से पहुंची। एसीबी टीम द्वारा सर्च अभियान जारी है। माना जा रहा है कि पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों को लेकर एसीबी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अजमेर में आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य के घर आज एसीबी की टीम पहुंची। एसीबी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए मामलों को लेकर एसीबी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि संगीता आर्य के घर पर एसीबी की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और खबर लिखे जाने तक जांच जारी है। लगता है एसीबी द्वारा कोई बड़ा खुलासा किया जाएगा। फिलहाल संगीता आर्य के घर पर जयपुर टीम का सर्च अभियान जारी है। सर्च अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। अजमेर के कचेरी रोड पर स्थित कैनरा बैंक में सोना गिरवी रखकर लोन के रूप में ज्यादा रकम उठाने और धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नागौर निवासी महिला द्वारा सोना गिरवी रखा गया था और उसका वजन ज्यादा बताया गया। बैंक द्वारा उसका मूल्यांकन कराया गया तो सोना 457 ग्राम निकला। उसी के आधार पर महिला को 21 लाख रुपए का लोन अप्रूव कर दिया गया। 2024 वार्षिक लेखा जोखा करने पर एक बार वापस सोने का मूल्यांकन कराया गया तो उसमें शुद्ध सोना 178 ग्राम ही निकला। इस पर बैंक मैनेजर द्वारा कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कचेरी रोड स्थित कैनरा बैंक में सोना रखकर लोन लेने के मामले में धोखाधड़ी सामने आई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नागौर निवासी भंवरी देवी द्वारा 900 ग्राम से ज्यादा सोना बताया गया था। बैंक अधिकारियों द्वारा इसकी जांच एक्सपर्ट से कराई गई तो उसने 457 ग्राम सोना शुद्ध बताया। इसकी एवज में महिला को 21 लाख रुपए का लोन भी दे दिया गया। वार्षिक लेखा जोखा के तहत जब सोने की शुद्धता दोबारा से मापी गई तो वह 178 ग्राम शुद्ध सोना ही निकल पाया। इस पर बैंक मैनेजर द्वारा कोतवाली थाना पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 11/3/2024 को बैंक मैनेजर श्री सचिन कुमार जी केंद्र बैंक मैनेजर हैं, कचेरी रोड, ये निवासी रहने वाले छतरपुर के हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि 25/10/2023 को श्रीमती भंवरी देवी वाइफ ऑफ हरिराम निवासी पालड़ी नागौर ने एक 922 ग्राम सोना लेकर आई थी गोल्ड लोन के लिए। तो वो हमने उनके बैंक में लेकर गए तो बैंक वालों ने उनकी गुणवत्ता जांच करवाई तो राकेश कुमार सोनी है किशनगढ़ का, उनने उस सोने की शुद्धता जांच करी, शुद्धता का प्रमाण पत्र दिया तो उन्होंने बताया वो सोना 497 ग्राम, राकेश सोनी जी ने 497 ग्राम शुद्धता जांच कर बताया भाई इतना सोना है, जो 26,49,456 रुपये का जिसकी आंकलन मूल्यांकन बताया। तो बैंक ने उनको दिया 21,19,000 रुपये, भंवरी देवी को लोन दे दिया, गोल्ड लोन। अब उनका मूल्यांकन था, वार्षिक निरीक्षण था बैंक का, तो अब उन्होंने ये 21 तारीख को तो बैंक का मूल्यांकन था तो सोने की जांच करवाई तो उसमें मात्र 178 ग्राम शुद्धता ही पाई गई जी। तो इस मैटर में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, जो हमने मुकदमा दर्ज करके 420 120 भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 86 करोड़ रुपए की नई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इसी के साथ आज परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी किया गया। पीएम मोदी द्वारा आज 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 86 करोड़ रुपए की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इसी के साथ आज उन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी किया गया। पीएम मोदी द्वारा आज 10 वंदे भारत ट्रेनों का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि भारतीय रेल नए नए आधुनिक आयाम तक लगातार बढ़ती रहेगी। मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए लगातार नवनिर्माण का कार्य हो रहा है। इस मौके पर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज लगभग 86,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, लगभग 600 किलोमीटर से अधिक के ट्रैक का काम पूरा हो गया है और उसका उन्होंने लोकार्पण किया है। साथ में ये पूरा ट्रैक
का प्रत्येक काम डिजिटलाइज होगा और कंट्रोल इसका डिजिटल रूप में किया जाएगा। तो जो कंट्रोल रूम है, जो कंट्रोल की जगह है अहमदाबाद में, जिसको उन्होंने बनाया है, उसका आज लोकार्पण हुआ, उसका शुरुआत हुआ है। डिजिटल होने से एक्यूरेसी आती है और एक्यूरेसी आने से जो हमारा काम है वो सुचारू गति से चलता है। साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की लगभग 1500 से अधिक स्टॉल्स जो प्लेटफॉर्म्स पर लगाई गई हैं। वंदे भारत ट्रेनों का विस्तारीकरण हुआ है, उसका लोकार्पण किया गया है। जो हमारी वर्कशॉप्स हैं, उन वर्कशॉप्स में कोचेस बनाना, उनको आधुनिकीकरण करना, उनके कार्य के विस्तार को के जितने काम पूरे देश भर में हुए हैं उनका लोकार्पण आज हुआ है। उसमें जोधपुर हमारा जो कैरिज वर्कशॉप है उसके कामों को लिया गया है। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 के विकसित भारत में रेलवे की भूमिका क्या होने वाली है और रेलवे किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को बूम देने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन समस्त रेलवे के कार्यों का लोकार्पण कर न केवल हमें लाभान्वित किया बल्कि पूरे आम जन को लाभान्वित किया है। मैं मेरी ओर से, मेरी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का इससे तो आभार। धन्यवाद मोदी जी। देश की ट्रेन को नए पंख लगाने के लिए और अजमेर के पुष्कर के गुलाब जल और गुलकंद को देश भर में पहुंचाने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की जो लॉन्चिंग में अजमेर को आज जो जगह मिली है, निश्चित रूप से आज तक तो हमको गुलकंद और गुलाब जल लेना होता था पुष्कर का, तो पुष्कर जाना पड़ता था। लेकिन अब अजमेर के रेलवे स्टेशन से आने वाले यात्रियों को आराम से यहाँ पर उपलब्ध होगा। और केवल मात्र ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ही नहीं है, देश के लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम भी है, जो कि इस काम को बढ़ाएंगे, यहाँ पर स्टॉल लेंगे। इसके साथ ही अजमेर में जो वंदे भारत ट्रेन चलती थी उसको अजमेर से चंडीगढ़ तक का जो एक्सटेंशन हुआ है वह अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। चंडीगढ़ जाने से अजमेर से जाने वाले जो यात्री पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर को जिनको साधन उपलब्ध होने चाहिए उनको पहुंचने में आसानी रहेगी। 85,000 करोड़ के आज जो लोकार्पण और शिलान्यास का रेलवे में मोदी जी ने किया है, 762 स्टेशन पर, अपने आप में एक ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम उन्होंने किया है। एक बड़ी बात यह कि जो शिलान्यास वो करते हैं उसका लोकार्पण भी वो करते हैं, और जो लोकार्पण हुए उन सबके शिलान्यास उनके द्वारा किए गए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो 10 साल तक इंतजार करता रहा अपने शुरू होने का, उनको 10 साल में 2500 किलोमीटर का ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने से देश का आर्थिक तंत्र मजबूत होगा, महंगाई कम होगी, क्योंकि जब उनको आसानी से प्रोडक्ट पहुंचेगा तो जो रेट जो आती थी, जो हमारे जो प्रोडक्ट्स जो थे, क्योंकि जब वो ट्रक से जाता था तो महंगा पड़ता था, जब वो ट्रेन से जाएगा, DDFC से पहुंचेगा तो वो सस्ता होगा। निश्चित रूप से इस प्रकार की दूरदृष्टि सोच रखने वाले मोदी जी को मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि देश के ट्रेन की। श्री श्याम प्रेमी भक्त मंडल की ओर से सोमवार की रात न्यू गीता कॉलोनी रामनगर में फाग उत्सव बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया। इस मौके पर आयोजकों द्वारा 251 किलो पुष्प भक्तों पर बरसाए गए। फाग उत्सव में आए हुए समस्त भक्तों को नाथद्वारा से श्रीनाथ जी और जयपुर से गोविंद देव जी की चढ़ी गुलाल से तिलक लगाया गया। फाग उत्सव में पंजाब से आए सन्नी चड्डा ने बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस फाग महोत्सव में शहर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्री श्याम प्रेमी भक्त मंडल की ओर से सोमवार की रात न्यू गीता कॉलोनी रामनगर में फाग उत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर आयोजकों द्वारा 251 किलो पुष्प भक्तों पर बरसाए गए। फाग उत्सव में आए हुए समस्त भक्तों को नाथद्वारा से श्रीनाथ जी और जयपुर से गोविंद देव जी की चढ़ी गुलाल से तिलक लगाया गया। फाग उत्सव में पंजाब से आए सन्नी चड्डा ने बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। उन्होंने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जिसके कारण रात भर समा बंदे रखा।
कार्यक्रम के संयोजक अशोक टांक ने बताया कि स्थानीय भक्तों के इस पहले कार्यक्रम में सभी मंडलों के भक्त शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पंजाब के सन्नी चड्ढा के अलावा विमल गर्ग और अन्य गायकों द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस फाग उत्सव कार्यक्रम में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, कमल प्रकाश कृष्णानी, ज्ञानचंद सारस्वत, पार्षद प्रतिभा, अरविंद पाराशर, नरेंद्र तुनवाल, महेंद्र जैन, मित्तल, नैना जेठवा, लता सारस्वत सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी गीता कॉलोनी में खाटू श्याम का भव्य दरबार सजाया गया है, जिसमें अतिथि कलाकार के रूप में इस बार पंजाब से भाई सनी चड्ढा अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। बड़ी भव्य और सुंदर आवाज़, रसीली आवाज़ है जिनकी आवाज़ में जादू है। ऐसा व्यक्ति आज भजन गाने वाला इसमें है और सभी रसिक बंधुओं को बहुत सुंदर कार्यक्रम में और नाचने का मजबूर कर दिया। ऐसा कार्यक्रम हर साल होता रहे, यही बाबा से कामना है। जय श्री श्याम। बड़े ही विशाल दरबार के साथ में बाबा का श्रृंगार किया गया है और बड़ा ही विशाल आयोजन आज शाम प्रेमी भक्त मंडल की ओर से यहाँ कराया गया है। प्रत्येक वर्ष होता है ये प्रत्येक वर्ष होता है, हर वर्ष होता है और आगे भी बाबा यहाँ विराजमान होते रहेंगे। फाग महोत्सव में मंडल में कितने सदस्य और सबका सहयोग रहा है इसमें? पूरे भक्त मंडल का सहयोग रहता है हर साल और इस बार भी पूरे भक्त मंडल का सहयोग इस फाग महोत्सव। पालीवाल दिगंबर जैन मंदिर पाल बिचला कमेटी की महिला शाखा नवकार महिला मंडल की ओर से फाग महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास और धूमधाम से किया गया। प्रेम और विश्वास के साथ अबीर रंग और फूलों के साथ महिला मंडल ने संगीत के सुर लहरियों के बीच फाग महोत्सव का आयोजन किया। पालीवाल दिगंबर जैन मंदिर पाल बिचला कमेटी की महिला शाखा नवकार महिला मंडल की ओर से फाग महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास और धूमधाम से किया गया। प्रेम और विश्वास के साथ अबीर रंग और फूलों के साथ महिला मंडल ने संगीत की सुर लहरियों के बीच फाग महोत्सव का आयोजन किया। इकाई की अध्यक्ष कमलेश जैन और संरक्षक सरिता जैन की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। हास्य और विनोद से भरे इन कार्यक्रमों में फाग के परिधान में सजी धजी महिलाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को मनमोहक बना दिया। कार्यक्रम के दौरान महिला मंडल की ओर से समाज की वयोवृद्ध महिलाओं का सम्मान किया गया और बुजुर्गों के साथ होली के रंग में सराबोर होकर उन्हें भी होली की शुभकामनाएं, बधाई दी और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर महिला मंडल की ओर से विश्व शांति की कामना के लिए सर्वप्रथम वीर प्रभु के समक्ष अबीर और गुलाल लगाकर जन कल्याण की कामना की। इस मौके पर रीता जैन, सुधा जैन, मंजू जैन, कृतिका जैन, नीलम जैन, रजनी जैन, ऋतु जैन, सुशीला जैन सहित मंडल की कार्यकारिणी की सदस्य और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं और बधाई दी। महिला मंडल की ओर से फाग उत्सव का आयोजन पूर्ण जोश और उल्लास के साथ किया गया। हमारी सभी सदस्यों की भावना थी कि हम होली से पूर्व इस प्रकार का एक आयोजन करें जिसमें आपसी सहयोग, सद्भाव और प्रेम की भावना हो। होली का पर्व चूँकि यही संदेश देता है कि हम अपने पुराने बैर, क्लेश, प्रेम उनको भूल करके आपसी प्यार और मोहब्बत की डोर में बने। हमने इस उत्सव में फाग के गीतों पर नृत्य किया, साथ ही साथ धार्मिक और बहुत से मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसमें सभी सदस्यों ने बहुत बढ़ चढ़ करके उत्साह और उमंग के साथ हिस्सा लिया। बहुत ही आकर्षक नृत्यों की प्रस्तुति की गई, साथ ही साथ मनोरंजक और प्रेरणास्पद पाठक शिक्षा भी दी गई। उन बातों की पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव में आने वाले पर्यटकों और आमजनों को ट्रैफिक की परेशानियों से निजात दिलाने के लिए कस्बे में पुष्कर पुलिस और ट्रैफिक जाब्ते ने प्रशिक्षु आईपीएस और पुष्कर थानाधिकारी कामले शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में आज से ट्रैफिक स्वच्छता अभियान शुरू किया। इस दौरान जगत पिता ब्रह्मा मंदिर से गुरुद्वारे तक बाजार में बेतरतीब खड़े वाहनों का चालान किया गया और समझाइश की गई। पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव में आने वाले पर्यटकों और आमजनों को ट्रैफिक की परेशानियों से निजात दिलाने के लिए कस्बे में पुष्कर पुलिस और ट्रैफिक जाब्ते ने प्रशिक्षु आईपीएस और पुष्कर थानाधिकारी कामले शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में आज से ट्रैफिक स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। इस दौरान जगतपिता ब्रह्मा मंदिर से गुरुद्वारे तक बाजार में बेतरतीब खड़े वाहनों का चालान किया गया और समझाइश भी की गई। वहीं ठेलों को भी नियमित स्थान पर खड़ा करने के लिए पाबंद किया गया। आईपीएस कामले शरण गोपीनाथ ने बताया कि यह अभियान लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरे बाजार का ट्रैफिक व्यवस्थित ना हो जाए। इस दौरान ट्रैफिक के वासुदेव शर्मा, मोतीलाल सहित अन्य जाब्ता मौजूद रहा। आज हमने ट्रैफिक पुलिस टीम के साथ मिलकर ब्रह्मा मंदिर से गुरुद्वारा की तरफ जो पूरी लाइन है उसमें जो भी बीच में गाड़ियाँ लगाई है, जहाँ पार्किंग नहीं वहाँ गाड़ियाँ लगाई है। फिर बहुत सारे लोगों ने बीच में ठेले लगाए हैं, तो इनसे जो यातायात है और जो आने वाले लोग हैं उनको तकलीफ़ हो रही थी। बहुत बार कंप्लेंट आई थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक मुहिम चलाई ब्रह्मा मंदिर से
गुरुद्वारा की तरफ, ताकि बीच में जो भी गाड़ियाँ हैं उनको बताया जाए कि ये जगह लगाने की नहीं है। कुछ लोगों के चालान भी किए गए और जो भी ठेले हैं उन सबको बताया गया कि वो उनकी जगह नहीं है और अदरवाइज़ उन पर कार्रवाई। ये कार्रवाई कब तक चलेगी सर? जब तक यातायात सुरक्षित नहीं होती और जब तक लोग इसका पालन नहीं करेंगे। अजमेर जटिया पंचायत संस्था की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से वैवाहिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 4 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजस्थान के अनेक जिले से समाज के लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों द्वारा मेले का आनंद उठाया। अजमेर जटिया पंचायत संस्था की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से वैवाहिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि वैवाहिक सम्मेलन में राजस्थान के अनेक जिलों से समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। आज वैवाहिक सम्मेलन का आयोजन पहाड़गंज जटिया कॉलोनी गंगा माता मंदिर पर किया गया। इस दौरान समाज के 4 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया। मौके पर उपस्थित समाज के बुजुर्गों द्वारा चारों जोड़ों को भरपूर आशीर्वाद दिया गया। इस अवसर पर भव्य मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के महिला पुरुष बच्चों ने बढ़ चढ़कर मेले का आनंद उठाया। यह अजमेर में जटिया पंचायत संस्था की ओर से गंगा माता मोक्षदायिनी के मंदिर स्थापना दिवस में 24वां स्थापना दिवस है और 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। हर साल की बात है, इस बार भी धूमधाम से सामूहिक विवाह मनाया जा रहा है, जिसके अंदर राजस्थान के मतलब जयपुर है, उदयपुर है, जो पाली है, जोधपुर है, जगह जगह से हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और एक भव्य मेले का भी आयोजन किया गया है और हमारे मुख्य अतिथि को स्वागत वगैरह उनका भी रखा है। और हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से समाज में और देश में अपनी ठंडी छांव बनाए रखें और सबको आशीर्वाद प्रदान करें। इस बार 4 जोड़ों का हमने लक्ष्य लिया था और 4 जोड़े समाज के ही हैं और अच्छे धूमधाम से पूरा विवाह समारोह चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? ये पहाड़गंज जटिया कॉलोनी गंगा माता मंदिर परिसर के अंदर हो रहा है और एक मेले का आयोजन भी आपके सामने है, जिसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे झूले लगाए गए हैं और महिलाएं आनंद ले रही है, बच्चे आनंद ले रहे हैं। हमारे जटिया समाज के अंदर उत्साह का माहौल है और आज हमारे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अभियान जन शिक्षण संस्थान के द्वारा आज कौशल प्रशिक्षण मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत कैंप का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रेखा महावर द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को सिलाई कटिंग के कार्य सिखाए गए, जिनका आज मूल्यांकन किया गया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान जन शिक्षण संस्थान के द्वारा आज कौशल प्रशिक्षण मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेखा महावर द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को सिलाई कटिंग के कार्य सिखाए गए। इसके अलावा इसमें बच्चों महिलाओं के कपड़े सिलने का भी प्रशिक्षण दिया गया। 80 दिन के लिए आयोजित किए गए इस कोर्स का आज मूल्यांकन किया गया। इस मौके पर आए मुख्य अतिथियों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए कार्यों के बारे में सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से प्रशिक्षण ले रही महिलाओं और बालिकाओं को भविष्य में रोजगार प्राप्त होगा और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। सर, जैसे कि शैलेंद्र सर ने बताया कि जन शिक्षण संस्थान की तरफ से यहाँ पे सिलाई की क्लासेस चलाई जा रही थी। तो जन शिक्षण संस्थान का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट है, जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं या जो बच्चे थोड़े से गरीब है, जो महंगी 2000-3000 की फीस दे करके प्राइवेट संस्थानों में सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का और चीज़ों का काम नहीं सीख पाते हैं, वैसे बच्चों को शिक्षण सिखाने का काम जन शिक्षण संस्थान करवाती है। तो यहाँ पे रेखा महावर मैम की तरफ से यहाँ पे क्लासेस चल रही थी। तो मैं नीतू गुप्ता असिस्मेंट के लिए इनके आई हूँ मैं यहाँ पे, और सारे बच्चों ने बहुत अच्छी फाइल बनाई, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सीखा है। और हम यही चाहते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि यहाँ से सीखने के बाद ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों, अपने परिवार की आर्थिक सहायता कर सके और रोजगार कमा सके, पैरों पे खड़े हो सके। सर, हमने 80 दिन का कोर्स था हमारा, जो रेखा मैम द्वारा हमको सिखाया गया था और इसके अंदर हमको सलवार कुर्ता और लहंगा, कली वाला लहंगा, अम्ब्रेला कट लहंगा, ब्लाउज़, 2-3 तरह के जो ब्लाउज़ थे वो, और छोटे बच्चों के जो ड्रेसेस वगैरह होती है वो सारी हमको सिखाई यहाँ पर। ये जन शिक्षण संस्थान है और हमको सिलाई सिखाई गई है मैडम के द्वारा, रेखा मैडम के द्वारा। जो उन्होंने बताया हमने अच्छे से सीखा है उसे। क्या सिखाया मैम ने? पहले तो हमको झबला सिखाया, बच्चों की चीज़ें सिखाई, फिर धीरे धीरे जो भी मतलब सलवार है, पेटीकोट है, ब्लाउज़ है, सारी चीज़ें सिखाई है। जन शिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 में 90 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का टारगेट रखा गया था, जिसमें सिलाई के 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम जन शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित किए गए
और रेखा मावर जी का ये दूसरा बैच है। इनमें ITI में से पहले भी एक मूल्यांकन रेखा जी के बैच का हो चुका है। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद इग्नेज ITI के जो फादर हैं उनको देना चाहूँगा। उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा इस दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में। उनके द्वारा जो स्थान और जो मशीनें उपलब्ध कराई गई उसके लिए जन शिक्षण संस्थान इग्नेज ITI और फादर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। सर आज एग्जाम लेने आए आप लोग, किस तरह के फाइलें देगी लोग बच्चों की? अभी इस बैच में 20 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इन 20 ने बहुत मेहनत से प्रशिक्षण प्राप्त किया। और हमारी जो प्रशिक्षक है रेखा मावर जी, इन्होंने जो मेहनत करके इनको प्रशिक्षण दिया है और ये आगे सभी की यही मंशा है कि आगे ये प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करें। सूरज नारायण पारिक महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पुष्कर में सोमवार को स्कूल की शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख उपलब्धियां विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। सूरज नारायण पारिक महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पुष्कर में सोमवार को स्कूली शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख उपलब्धियां विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर में अधिष्ठाता शोध एवं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में डीन रह चुके सेवानिवृत्त शिक्षाविद प्रोफेसर नगेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षार्थी की संवेदना एवं मूल्यों को समझकर उनकी क्षमताओं का आकलन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमें सतत एवं व्यावसायिक विकास की ओर अग्रसर करती है। आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में एक सेमिनार, राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया और इसमें माननीय नगेंद्र जी और मैडम वगैरह उपस्थित हुए, डॉक्टर बीना शर्मा वगैरह उपस्थित हुए। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस बारे में क्या क्या आयोजन, किस तरह के लागू किया जाना, उसके उद्देश्य, किसकी आवश्यकता और उसके आगे क्या कार्य रूप में परिणाम होंगे, उसके बारे में माननीय नगेंद्र सिंह जी ने और संबंधित उपस्थित वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और इससे एक सभी लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाना है, किस प्रकार से ये लागू किया जाना है, उसके बारे में सबको ज्ञात हुआ है और वास्तविक रूप से इसके क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में जानकारी मिली। और भविष्य के जो शिक्षक जो यहाँ तैयार किए जा रहे हैं उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ज्ञान हुआ और उसमें किस प्रकार से कार्य किया जाना है और आगे हमें भविष्य के लिए राष्ट्र निर्माण में जो शिक्षकों की महती भूमिका है उसको किस तरह से शिक्षक तैयार करके हमारे जो पुराने शिक्षा का जो सिस्टम है उस सिस्टम को किस प्रकार से लागू किया जाएगा उसके बारे में चर्चा की गई। और उपस्थित कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है, बहुत खुशी की बात है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम। सूरज नारायण पारिक महाविद्यालय में सेमिनार का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें 2020 की राष्ट्रीय नीति के ऊपर विचार विमर्श किया गया। और क्या उद्देश्य कार्यक्रम का, कितने दिन चलेगा? उद्देश्य ये है, एक ही दिन आज ही का है। उद्देश्य है बच्चों में कौशल विकसित करना, आज की शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल उनको में विशेष तौर से व्यावहारिक शिक्षा देना है और व्यापारिक शिक्षा देना है और उनमें कौशल। सूरज नारायण पारिक बीएड कॉलेज पुष्कर में आज ये वनडे सेमिनार रखा गया है और इम्प्लीमेंटेशन और अचीवमेंट्स ऑफ NEP 2020 के ऊपर इस विषय को लेकर यहाँ सेमिनार किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर के पूर्व डीन प्रोफेसर नगेंद्र सिंह सर मुख्य अतिथि थे और हम यहाँ स्पीकर के रूप में यहाँ आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से सबने NEP के उपलब्धियों को और उनकी विशेषताओं को बताया और ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। बीएड कॉलेजेस इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं जो कि वर्तमान समय की आवश्यकता है। आज ये नेशनल सेमिनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा से संबंधित जितने भी विषय हैं उन सभी के ऊपर चर्चा के लिए आयोजित की गई जिसमें मुझे आमंत्रित किया इस संस्थान के प्रबंधन द्वारा, प्राचार्य द्वारा,
मैं समझता हूँ मेरा जो अनुभव रहा यहाँ आने का और इन लोगों के और बच्चों के सबके विचार सुन कर के मेरी समझ और भी ज़्यादा विकसित हुई है कि और हौसला भी बढ़ा कि वाकई जो राष्ट्रीय स्तर पर हम सोचते हैं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नीचे संस्थाओं के लेवल पर जो शिक्षक और छात्र छात्राएं हैं जो आगे के भविष्य में आने वाली पीढ़ी को 2047 तक और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।